अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर ज़िशान अली। आई एम सीईओ ऑफ न्यूट्रा क्लिनिक सोसाइटी। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन। और हम बात करेंगे पहले इसके राइटर्स की। इसको लिखा है दो राइटर्स ने। इनमें से फर्स्ट का नाम है एली विटनी, जिन्होंने परवरिश पाई है न्यूयॉर्क सिटी में, और इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है बायोलॉजी में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से। और सेकंड है शरोन रेड्डी रॉल्स, उन्होंने एमएस न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस किया है फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से। उन्होंने 1000 से ज़्यादा न्यूट्रिशन के मतलब टॉपिक्स के ऊपर काम भी किया है, और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन के रिलेटेड बुक्स लिखी हैं। हम अपनी उर्दू एक्सप्लेनेशन को चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ न्यूट्रिशन। आप इस बात पे यकीन करें या ना, आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम 20,000 तरह के खाने खाते हैं, और आपका जिस्म उस खुराक से लिए गए न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करता है अपने आप को बनाने के लिए, अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए और मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। और ये आपकी बॉडी कितनी अच्छे तरीके से करती है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा खाना खा रहे हैं। हम रोज़ाना कई दफ़ा मुख्तलिफ़ खानों का इंतखाब करते हैं, और वो इंतखाब अच्छे खानों का भी हो सकता है, बुरों का भी। अगर अच्छा खाना सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें फ़ायदा देगा। अगर हम नुकसानदेह खानों का इंतखाब कर रहे हैं तो वो हमें बीमार मज़ीद कर सकता है, और लंबे अरसे तक लेने के लिए वो ख़तरनाक हद तक नुकसान दे सकता है। अगर हम अभी से अपने खानों को अच्छे तरीके से समझदारी से इंतखाब करना शुरू कर देंगे तो हमारी आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है हमारे लिए। और लापरवाही से किए गए फ़ैसले हमें दिल के मसाइल, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी क्रोनिक बीमारियों की तरफ ले जा सकते हैं। इस बुक को एक्सप्लेन करते वक्त हम कुछ एक्यूट और क्रॉनिक के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। एक्यूट वह बीमारी होती है जो सडन से होती है, फौरी उसके असरात नज़र आते हैं और जल्द ख़त्म भी हो जाती है। और क्रॉनिक उसको कहेंगे जो एक लंबा टाइम लेती है होने के लिए, और जब एक दफ़ा हो जाती है तो जल्दी नहीं जाती, जैसे कि डायबिटीज़ और कैंसर वगैरह। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइट में फ़र्क पता होना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन साइंस है खुराक, न्यूट्रिएंट और दूसरे इसके अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस की, और इनके जिस्म के अंदर होने वाले एक्शन की, जैसा कि इंजेक्शन बॉडी के अंदर खुराक का जाना, डाइजेशन उसका हज़म होना, अब्जॉर्प्शन उसका खून की नालियों में चले जाना, ट्रांसपोर्ट और वहाँ से पूरे जिस्म में इसका हरकत होना, मेटाबॉलिज्म उसका इस्तेमाल होना, और एक्सक्रीशन एट द एंड उसका बॉडी से बाहर चले जाना। जबकि फूड हम उसे कहेंगे जो हम जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं अपने जिस्म को एनर्जी देने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और अपनी ग्रोथ के लिए, और टिश्यू की मरम्मत के लिए। और डाइट हम कहेंगे वो चीज़ और खाने और मशरूबात जो हम खाते या पीते हैं। फूड चॉइसेस के बारे में जैसे कि हमने पहले बात की कि ये बराह रास्त असर करता है हमारी अच्छी सेहत या बुरी सेहत पे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको कुछ हिस्सों में तकसीम करके समझते हैं इसकी वजूहात को। सबसे पहले नंबर पर इस बुक में बताया गया है पर्सनल प्रेफरेंस, ज़ाती फ़ैसले, कि हम खुद अपने ज़ाती फ़ैसले क्या रखते हैं किसी चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को मीठा खाना पसंद होता है, कुछ को नमकीन, तो वो जो भी मीठा बना हो नहीं खाएंगे। नमकीन पसंद करने वाले वो कहेंगे हमारे लिए कुछ नमकीन ही ले आओ, मुसलसल वही खाते रहेंगे। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हैबिट, हमारी आदत। कुछ खानों में हमारी आदत बन जाती है। मिसाल के तौर पर नाश्ते में कुछ लोग पराठा और चाय के साथ नाश्ता कर रहे हैं और डेली उसी के साथ कर रहे होते हैं, और जो क्योंकि उनकी वो आदत बन चुकी होती है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो आ जाता है ट्रेडिशन, हमारी रवायात। हर मुल्क की अपनी कुछ रवायात होती हैं खाने के बारे में। मिसाल दूँ अगर पाकिस्तान की, तो हम सर्दियों में यहाँ पे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं सरसों का साग। सर्दियों में मुसलसल काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। और इसके बाद चौथे नंबर पर बात करें तो आ जाता है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि हमारे समाजी तल्लुकात। अगर हम किसी ऐसे दोस्तों के साथ रह रहे हैं जिन्हें फ़ास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद है, तो
एक दिन हम भी वो चीज़ को पसंद करने लग जाते हैं उनके साथ रह रह कर कि चलो हम भी फास्ट फूड ही खाते हैं अगर आप सब खा रहे हो तो। एक और सबसे बड़ी वजह देखें तो वो आ जाती है अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी, यानी कि वो चीज़ हमारे पास दस्तयाब भी है या नहीं, और क्या इकोनॉमिकली हम इतने पैसे रखते हैं अपने पास कि हम उस चीज़ को ख़रीद सकें। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है, अगर वो चीज़ हमारे पास मौजूद ही नहीं है तो हम उसे नहीं खा पाते, नहीं परचेज़ कर पाते। अगर हमें पता भी हो कि ये फल हमारे लिए फ़ायदेमंद है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसको ख़रीद सकें, तो वो भी हम नहीं ले पाते। इसके बाद पॉइंट आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तब हम कुछ और खाना पसंद कर रहे होते हैं। जब हम किसी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं, किसी के जन्मदिन पर जाते हैं, तब मोस्टली हम केक खाना पसंद करते हैं। और नेगेटिव एसोसिएशन में देखें, जब हम थका बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं या सही हम अपने आप को फ़ील नहीं कर रहे होते, तो हमारे खाने का जो है इंतखाब वो बदल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इमोशंस, हमारे दिमाग के एहसासात। अगर हम दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कई दफ़ा हम खाना भूल जाते हैं, या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिगरेट भी हो सकती है या अल्कोहल भी हम इंटेक कर सकते हैं। इस बुक में नेक्स्ट पॉइंट ऐड किया गया है वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ में आ जाते हैं हमारे मज़हबी अकायद या हमारे मज़हबी नज़रियात, जिसकी बेस पे हम खानों का इंतखाब करते हैं। अगर कोई मुस्लिम है तो वो अल्कोहल और सूअर के गोश्त को खाना मना समझता है, क्योंकि इस रिलीजन में मना है। और जब रमज़ान आता है तो हम उसमें फास्टिंग कर रहे होते हैं, तब हम कुछ खाना नहीं खा रहे होते, तो ये हमारी वैल्यूज़ में आ जाता है। इसके बाद पॉइंट आता है बॉडी वेट एंड इमेज की। इसमें आ जाता है कि लोग ये सोचकर कुछ सप्लीमेंट्स खाना स्टार्ट कर देते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर अच्छे नज़र आएंगे, और कई दफ़ा ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर हम इसको अच्छे नॉलेज की बेस पर ले रहे हों, इसका हमें प्रॉपर पता हो कि हमारे लिए फ़िज़िकली ये अच्छी चीज़ है। और अगर हम बिना सोचे समझे बगैर किसी तहकीक के किसी भी कहने पे हम स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके बाद पॉइंट आ जाता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स का, जिसमें कि हम अपनी सेहत के फ़ायदे के लिए खानों का इंतखाब करते हैं। यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस खुराक का इंतखाब करते हैं जो न्यूट्रिशनली अच्छी हो और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो रही हो, और ऐसे फूड को हम फंक्शनल फूड भी कहते हैं। फंक्शनल फूड और फाइटोकेमिकल बार बार इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं इस बुक में, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। फंक्शनल फूड हम ऐसी खुराक को कहते हैं जिसमें हमारी सेहत को फ़ायदा देने वाले एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद हों, और इसी खुराक को हम न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बोलते हैं। अगर बात करें हम फाइटोकेमिकल्स की, ये खुराक से हासिल किए गए ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट नहीं कह सकते, और ये बायोलॉजिकली एक्टिवली हमारी बॉडी के अंदर काम भी कर रहे होते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है बहुत अहम टॉपिक न्यूट्रिएंट का। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने ध्यान से अरेंज किए गए एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन से बने हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ जब आप बैठे हुए हों तब भी आपके जिस्म के अंदर कितना कुछ हो रहा होता है, क्या एक्टिविटी चल रही होती हैं? आपके जिस्म के अंदर मौजूद एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सेल लगातार मूव कर रहे होते हैं और चेंज हो रहे होते हैं, जबकि आपकी साहत, आपका बैरूनी दिखावट मुसलसल वैसी की वैसी रहती है। आपकी जिल्द, जिसने तब से आपको डांपा हुआ है जब आप पैदा हुए थे, ये हर 7 साल बाद चेंज हो रही होती है। अपने जिस्म को बरकरार रखने के लिए हमारी बॉडी मुसलसल इस्तेमाल कर रही होती है खुराक और इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट और एनर्जी को। इसके बाद इस बुक में टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ फूड का, जिसमें हम देखेंगे क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें सबसे ज़्यादा तो खुराक के अंदर पानी पाया जाता है। अगर हम मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें
जिसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर खुराक में पाया जाता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम इन तीनों को खुराक में से निकाल दें तो हमें कुछ छोटे मादे और भी नज़र आते हैं जो कि विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को यूटिलाइज करने और बहुत से कामों में इस्तेमाल होते हैं। और ये किताब ज़्यादातर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर तवज्जो देती है, लेकिन खुराक के अंदर कुछ और केमिकल भी पाए जाते हैं जैसे कि फाइटोकेमिकल्स, पिगमेंट्स वगैरह। इनको भी हम बुक के अगले कुछ चैप्टर्स में देखेंगे। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ बॉडी। इंसान का जिस्म भी उन्हीं मिलते जुलते कंपाउंड्स से बना होता है जो कि खुराक में पाए जाते हैं। इंसान का जिस्म ज़्यादातर पानी से बना होता है जो कि 60% बनता है, और फैट एक जवान लड़के में 13 से 21% पाया जाता है और एक जवान लड़की में 23 से 31% तक पाया जाता है। और बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और माइनर्स कंस्टिट्यूट जो खुराक में रह जाते हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं, और मज़ीद इसको डिटेल में हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के अल्फाज चूँकि बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ इनकी तारीफ को समझना थोड़ा ज़रूरी है। एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी हमारे काम करने की सलाहियत को कहते हैं। हमारी खुराक में एनर्जी केमिकल की शक्ल में होती है, और जब हमारे जिस्म में जाती है तो हमारा जिस्म इसको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हीट, ये तीनों किस्म की एनर्जी में तब्दील कर लेता है। जब हम बात करें न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट हमारी खुराक से लिए जाने वाले ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए। स्ट्रक्चरल मटेरियल, रेगुलेटिंग एजेंट, सपोर्ट ऑफ ग्रोथ, मेंटेनेंस और टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए, और कुछ न्यूट्रिएंट हमारी बीमारियों के रिस्क को भी कम करते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले देखा था न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ फूड, लेकिन इस टेबल में हम देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आप ज़रा गौर से देखना, काफ़ी कुछ इसमें बताया गया है। पहले हम बात करें अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डाइट की कि ये कौन सी है, क्योंकि आपने भी कई दफ़ा ये वर्ड सुना होगा। तो वो डाइट जिसमें कार्बन शामिल होता है हम वो ऑर्गेनिक में आ जाती है, जिसमें कार्बन नहीं होता वो इनऑर्गेनिक में आ जाती है। अगर हम ऊपर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देखें तो उनमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मिनरल्स और वाटर। अगर मिनरल की बात करें मिनरल्स की तो इसमें जस्ट मिनरल्स ही हैं, और वाटर की बात करें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। नीचे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन से हैं, इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारे क्या हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सेम तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये तीनों के बावजूद उसमें एक नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ये ओवरऑल कंपोजिशन है न्यूट्रिएंट्स की, जबकि कुछ प्रोटीन्स में मिनरल सल्फर भी पाया जाता है और कुछ विटामिन्स में नाइट्रोजन और सम में और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो 3 हैं, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। ये 3 न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरी देता है। किलो का मतलब है 1000 किलो कैलोरी, 1000 कैलोरी हमें देता है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो चूँकि ये 1000 वाला लफ्ज़ में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा काउंटिंग हो जाती है, तो इसलिए ये मोस्टली हम किलो कैल में ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोटीन भी हमें 4 किलो कैलोरी देता है 1 ग्राम, और फैट का 1 ग्राम हमें 9 किलो कैलोरी दे रहा होता है। यहाँ ये बात भी नोट करते जाएं कि अल्कोहल का 1 ग्राम 7 किलो कैलोरी देता है, वो भी एक न्यूट्रिएंट है, लेकिन क्योंकि वो बॉडी को एनर्जी देने के अलावा नुकसान दे रहा होता है, क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहा होता है बॉडी की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और उसकी मरम्मत में, तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। अगर हम एनर्जी की बात बार बार कर रहे हैं तो उसे मेजर करने के लिए जॉल इस्तेमाल होता है, तो इसका इल्म हमारे पास होना ज़रूरी है। जॉल क्या है?
ये एक इंटरनेशनल यूनिट है मेजर करने के लिए जो खुराक में हमें एनर्जी मिलती है खुराक से। तो उसे मेजर करने का आसान तरीका ये है कि 1 किलो कैलोरी को हम 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जॉल आ जाएगा कि कितने जॉल एनर्जी हमारे पास है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान इनटेक कर रहा है 500 किलो कैलोरीज़, तो हमें पता ये लगाना है कि कितने जॉल एनर्जी मिलेगी इससे हमें, तो हम उसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर किलो जॉल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो हम 0.24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि एक बंदे को 4000 किलो जॉल्स एनर्जी चाहिए कोई काम करने के लिए, तो हमें पूछता है कि आप हमें कितनी कैलोरीज देंगे कि मेरी जो 4000 किलो जॉल्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0.24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हम उसे सिंपली बता देंगे। अब हम एनर्जी फ्रॉम द फूड्स वाले टॉपिक पे बात करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द फूड्स वाले टॉपिक में ये बताया गया है कि कौन से फूड में से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन से फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी फूड में फ़ैट न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ़ैट हमें ज़्यादा किलो कैलोरी एनर्जी देता है 1 ग्राम फ़ैट का, जबकि कार्ब्स और प्रोटीन का 4 देता है। तो इसी तरह अगर किसी फूड में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वाटर तो हमें एनर्जी देता ही नहीं, तो उसमें भी एनर्जी हमें कम मिलेगी। तो एनर्जी डेंसिटी हमने देखनी हो तो हम इस बात को देखते हैं कि उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो क्या है। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है एनर्जी इन द बॉडी। अगर इसमें बात करें तो जो एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, जब इनको बॉडी यूटिलाइज करती है तो इनसे ली जाने वाली एनर्जी को फ्यूल के तौर पर पूरी बॉडी को दे देती है। वो ये एनर्जी कैसे पैदा होती है कि इनके दरमियान बॉन्ड्स होते हैं न्यूट्रिएंट एटम के, वो ब्रेक हो जाते हैं और उनके ब्रेक डाउन पे एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है हीट के तौर पर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के तौर पर, जो कि हमारे ब्रेन और नर्व्स के काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब एक और अहम टॉपिक विटामिन का स्टार्ट हो रहा है। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं जो हमें थोड़ी सी मकदार में मगर ज़रूरी चाहिए होते हैं अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। टोटल 13 विटामिन्स हैं, उन सब का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है। अगर कोई एक आंखों की हिफाजत कर रहा होता है तो कोई दूसरा हमारे सेक्स हार्मोन्स की हेल्प कर रहा होता है, कोई हमारी गट की हिफाजत कर रहा है तो कोई ब्लड क्लोटिंग में मदद कर रहा है। तो सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। और विटामिन्स क्योंकि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए इनका हीट, लाइट और केमिकल एजेंट से ख़राब हो जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो अगर किसी सब्ज़ी में ये पाए जाते हैं तो उनको बचाने के लिए हमें उसे केयरफुली कुक करना चाहिए। उसके लिए ये हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि उस सब्ज़ी को हम मॉडरेट टेम्परेचर पर थोड़े टाइम के लिए और थोड़े पानी के अंदर पकाना चाहिए। विटामिन्स की तरह मिनरल्स का काम भी एनर्जी देना नहीं है। हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स मिलकर एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे हड्डियों और दांतों के स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। और इसी तरह मिनरल्स हमारे बॉडी के फ्लूइड में भी पाए जाते हैं और जो कि हमारा फ्लूइड बैलेंस करते हैं। सिर्फ 16 मिनरल्स अभी तक ऐसे जाने जाते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और बाकियों पे अभी साइंसदान काम कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें नहीं शामिल किए जाते। क्योंकि विटामिन्स इनऑर्गेनिक हैं तो इसलिए विटामिन्स की तरह इनके देखभाल के लिए कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम वाटर पे बात करते हैं। पानी भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत एक अहम ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। पानी हमारे जिस्म में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए एक माहौल मुहैया करता है और ये तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन को सप्लाई करता है एक मीडियम जिसमें ये ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहा होता है। सेल से जो फजूल मादे होते हैं इनको बाहर भी निकाल रहा होता है, लेकिन इसको तफसील के साथ हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। ये थोड़ा सा पहले से हटकर है क्योंकि ये एडवांस लेवल बताता है हमें।
द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिएंट्स और जो बाकी सब्सटेंस खुराक में पाए जाते हैं इनकी स्टडी को, और बॉडी किस तरह इनको हैंडल करती है इसको कहते हैं। और इसकी बुनियाद इसके अलावा दूसरी साइंसेस पे भी है, जैसे कि बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी शामिल हैं। जैसे कि बाकी साइंसेस की बुक तो पुरानी है, लेकिन उनके मुकाबले में न्यूट्रिशन अभी बिल्कुल नई ब्रांच है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस कदर ये तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। जैसे कि अब ह्यूमन जीनोम की स्टडी आगे जा रही है, तो ये न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स के लिए नए दरवाजे खोलेगी आने वाले वक्त में। न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स की स्टडी में हम ये जान पाएंगे कि किस तरह न्यूट्रिएंट्स असरअंदाज होते हैं जीन्स की एक्टिविटीज़ पर, और जीन्स किस तरह असरअंदाज होंगे खुराक और डिजीज़ के दरमियान। और न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स की मज़ीद स्टडी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है कंडक्टिंग रिसर्च का। आखिर साइंटिस्ट क्यों रिसर्च करते हैं न्यूट्रिशन फील्ड में? अगर कोई भी खाना खाने वाला बंदा इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है खाने के लिए कि वो क्या खाए, खुद का उसका कोई ज़ाती एक्सपीरियंस होता है या अपने किसी दोस्त से वो रिपोर्ट लेता है, ये इन्फॉर्मेशन इस तरह इकट्ठी कर लेता है न्यूट्रिशन के मतलब। लेकिन जो रिसर्चर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक तरीके को इसको गाइड करने के लिए कि उसे क्या खाना चाहिए। रिसर्च हमेशा स्टार्ट होती है किसी मसले या सवाल को लेकर। मिसाल के तौर पर, क्या खाना या न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट करते हैं मौसमी नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़? तो इस रिसर्च के सवाल के लिए साइंटिस्ट एक एजुकेटेड गेस रखते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसा कि फूड जो है विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है वो कॉमन कोल्ड के यानी कि मौसमी नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ प्रोटेक्ट करेगी। अब इस बात को हकीकत मानने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे और डाटा इकट्ठा करेंगे अपने हाइपोथेसिस को आजमाने के लिए वो सही है या गलत है। अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं करता तो नई ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट कर जाए, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हो, तो फिर उसे थ्योरी बनाने के लिए मज़ीद उस पर टेस्ट किए जाते हैं। अगर वो वहाँ से फेल हो जाए तो फिर नई ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएगा, नहीं तो वो एक थ्योरी बन जाएगा। अब हम रिसर्च स्टडीज़ की कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिसर्चर इस स्टडी में ये देखते हैं कि किसी एक ख़ास ग्रुप के लोग किस तरह का और कितना खाना खा रहे हैं, वो किस तरह उस खाने से सेहतमंद हैं, या किस तरह वो वाला खाना उनको बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। मिसाल के तौर पर, समुद्री इलाके के पास रहने वाले लोग शराब का और ओलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, और उनको दिल की बीमारियों का होने का चांस जो था वो अमेरिकन और यूरोपियन की निस्बत कम था। केस कंट्रोल स्टडी में रिसर्चर जो हैं वो मुआवजा करते हैं उन लोगों का जिनको डिजीज़ है उनके साथ जिनको डिजीज़ नहीं है, और वो लेते उनको हैं मैचिंग के लिए जिनकी एज, जेंडर वगैरह सेम हो, दूसरे वेरिएबल भी मैच कर रहे हों, ताकि इसमें क्या ऐसा फ़र्क आया कि ये बच गई और इन लोगों को डिजीज़ होगी। मिसाल के तौर पर, वो मरीज़ जिनको गोइटर का इशू था वो आयोडीन अपनी खुराक में कम ले रहे थे। अब हम बात करते हैं कोहोर्ट स्टडी की। इसमें क्या होता है, कोहोर्ट स्टडी में रिसर्चर्स एनालाइज करते हैं डाटा एक सिलेक्टेड ग्रुप का मुख्तलिफ इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक वक्फे के बाद, टाइम पीरियड के बाद डाटा बार बार लेते रहते हैं। मिसाल के तौर पर, एक 5 लोगों का ग्रुप लिया गया, उनका डाटा लिया गया किसी एक स्पेसिफिक टाउन से। पहले उनका चेक किया गया कोलेस्ट्रॉल कितना था और हार्ट अटैक का जो रिस्क था कितना था। फिर दोबारा चेक किया गया कुछ सालों बाद, फिर दोबारा उन्होंने काफ़ी दफ़ा चेक करने के बाद ये फाइंड आउट किया कि जितना जितना उनका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता गया उसी हिसाब से हार्ट अटैक का इश्यू भी बढ़ता गया उनके अंदर। नेक्स्ट है लेबॉर्ट्री बेस्ड एनिमल स्टडीज़। इसमें क्या किया गया कि रिसर्चर्स ने फीड किया एनिमल्स को एक ख़ास तरह की डाइट, उसमें से कोई एक ख़ास न्यूट्रिएंट निकाल दिया गया या जमा कर दिया गया, ताकि वो इस चीज़ को देख सकें कि इससे से इसकी हेल्थ में क्या फ़र्क आया है। इस तरह की स्टडी को कोई ख़ास तरह की डिज़ीज़
उसका काज और ट्रीटमेंट टेस्ट करने के लिए किया जाता है लेबॉर्ट्री में, क्योंकि वहाँ सारी कंडीशंस कंट्रोल में होती हैं। मिसाल के तौर पर एक चूहे को हाई फैट और दूसरे को लो फैट दिया गया। हाई फैट वाले को कम डाइट दी और लो फैट वाले को ज़्यादा, ताकि उनकी कैलोरीज बराबर रहें। तो फिर भी उन्होंने देखा कि जो हाई फैट डाइट दे रहा था वो obese हो गया, जो लो फैट ले रहा था वो obese नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टडी टाइप है लेबॉर्ट्री बेस्ड इन विट्रो स्टडीज़। इसमें रिसर्चर्स एग्जामिन करते हैं कि स्पेसिफिक वेरिएबल जो है टिश्यू, सेल या मालिक्यूल का, उसको जब एक जानदार ऑर्गेनिज्म से अलग किया जाता है तो वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर इस स्टडी में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि मछली का तेल उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है जो अल्सर फॉर्मेशन का काम कर रहा होता है या जो बवासीर की वजह बन रहा होता है। इसमें लास्ट स्टडी टाइप है ह्यूमन इंटरवेंशन और क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें रिसर्चर्स क्या करते हैं कि कुछ लोगों को कहते हैं एक नया खुराक खाने का तरीका आप अपना लो। मिसाल के तौर पर उन्हें कहते हैं कि आपने सिट्रस फ्रूट, जिसे हम खट्टे फल कहते हैं, वो ज़्यादा खाने हैं और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने हैं और एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है। और ये ट्रायल्स आपको हेल्प करेंगे मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचने के लिए। मिसाल के तौर पर दिल की बीमारी का जो मसला था वो इम्प्रूव हुआ उनमें जिन्होंने ऑरेंज जूस था जो वो लिया, उनकी निस्बत जिन्होंने विटामिन सी को कम मकदार में लिया। एक्सपेरिमेंट में जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसमें आ जाता है सैम्पल साइज़, प्लेसिबोस एंड डबल ब्लाइंड। तो सबसे पहले सैम्पल साइज़। इसमें इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ग्रुप का साइज़ बड़ा होना चाहिए और दोनों ग्रुपों में मौके के दरमियान फ़र्क जो है नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के दौरान डाटा कलेक्ट करने में जो दूसरी टेक्निक यूज़ हो रही है उसे हम प्लेसिबोस कहते हैं। इसमें हम दोनों ग्रुप को लेते हैं और कहते हैं कि हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसमें कि हम एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप को तो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनको विटामिन सी दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है प्लेसिबो वाला, हम उनको विटामिन सी नहीं दे रहे और उनको ये लग रहा है कि हम उनको विटामिन सी दे रहे होते हैं। और इस तरह ये रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि उनको भी जो साइन एंड सिम्टम थे वो कम होना शुरू हो गए डिसीज़ के, जिनको हम इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स दे रहे थे। तीसरी टेक्निक आ जाती है डबल ब्लाइंड। इसमें देने वाले को और लेने वाले दोनों को पता नहीं होता इसमें क्या जा रहा है और किसको जा रहा है, इसलिए इसको डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं। रिसर्च स्टडी में लास्ट टॉपिक हमारे पास यही बचता है कि पार्ट्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल इसमें हमने देखने हैं। अब्स्ट्रैक्ट पहले देखते हैं क्या है। अब्स्ट्रैक्ट में हम ओवरव्यू लेते हैं आर्टिकल का। इंट्रोडक्शन में हम क्लियरली बताते हैं कि हमारा पर्पस क्या था इस स्टडी को करने का। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम पुराने जो भी लिटरेचर आ चुके थे हम उनका रिव्यू करते हैं कि हमारे जैसी स्टडी उन्होंने की तो उसमें क्या उन्होंने रिसर्च निकाली थी। मैथडोलॉजी, इसमें हम देखते हैं कि हम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्टडी को करने के लिए। रिज़ल्ट में हम जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, फिगर्स होते हैं, हम उसको समराइज करके बता रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ें निकाली है इसमें। और कंक्लूजन में हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमने डाटा लिया था उसको जब हमने एनालाइज करके देखा तो उसमें क्या हमारा रिज़ल्ट हमें मिला, कंक्लूजन हमने क्या निकाली उसमें से। रेफरेंस में हम लिस्ट बनाते हैं उन तमाम स्टडी के रेफरेंस की जो हमने स्टडीज़ की होती हैं अपने इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। उसके रिलेटेड जो हमने आर्टिकल्स पहले से पब्लिश किए वो देखे होते हैं। अब से हम फिर एक बहुत मज़ेदार टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है डाइटरी रेफरेंस इनटेक। जब साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर ली, 1000 की मकदार में स्टडीज़ की, फिर वो एक नतीजे पर पहुँचे कि हम किस तरह से पता चलेगा कि कितना मकदार में हमें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसे हम डाइटरी रेफरेंस इनटेक या DRI कहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि अगर न्यूट्रिएंट है तो वो हमें कितने मकदार में चाहिए। इसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हमारे, क्योंकि अभी चैप्टर 1 एंड नहीं हुआ। ये वीडियो हमारी लंबी हो रही थी इसलिए हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह।